हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। Bloody hell. उसकी इतनी हिम्मत, ये यहाँ तक आ गया। कौन है ये? ये वही है जिसने मेरे पे अटैक करवाया था, यूएपी वाला है ये। पापा ये मेरी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं। मैं बिठा के आता हूँ, खास फ्रेंड्स हैं ना? सर हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो उसके फ्रेंड्स हैं और उसकी अम्मी ने हमें खुद इनवाइट किया था मंगनी पे। और उसके अब्बा ने हमें इनवाइट कर लिया। उनसे कॉल करके पूछ ले, हम बेकसूर हैं। ताली दे। हमारी बात का यकीन करें। सर गलती हो गई, हमें माफ कर। शुरू में सब यही कहते हैं कि वो बेकसूर। तुम जानती थी किसने मेरे पे अटैक करवाया? लेकिन इनका वो अंजाम होगा याद रखेंगे। टांग तोड़ी थी ना सवेरी। आपने देखा रुबाब का बिहेवियर मेरे साथ? इट वॉज टेलिंग मी समथिंग। और वो लड़का आज हमारे घर के अंदर आके खड़ा था। एंड रुबाब आफ्टर नोइंग एवरीथिंग उसको स्टिल अपना दोस्त बुला रही थी। सुबह हो गई। हम जैसे लोगों की सुबह बहुत मुश्किल से होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा रुबाब ने हमारे साथ ऐसा किया क्यों? कि ये खेल उसको बहुत भारी पड़ेगा। रईस बाप की बेटी, हमारा यहाँ होना ये बात साबित करता है कि वो आगा वासिफ की औलाद है। किसी की परवाह नहीं करता था, लेकिन अब तुम्हारी परवाह करने लगूं। सच पूछो तो थोड़ा डर भी लगता है मुझे, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शायद वक्त नहीं। ये वक्त है ना, ये चंद घड़ियां सिर्फ हमारी। तुम्हें जो कहना है कहो। अगर तुम्हारा जी भर जाए सुनाने से तो मेरी सुन लेना। कैसे हो? आपके सामने खड़ा हूं। इन सबको तड़पाना है, सबका गला घोटना है मुझे। क्या सोचा? क्या करना है? बदला लेना है। उन सबको या सिर्फ एक को? अब जानते थे? नहीं, लेकिन कुछ अंदाजा था मुझे। कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। आखिर है तो वो उसी इंसान की बेटी ना, जिस इंसान से मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। अच्छी लगने लगी थी वो मुझे। उसके साथ रहने का दिल करता था। उससे बात करता था तो ये कड़वी दुनिया की बातें भी मीठी लगती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। और ऐसा धोखा, मेरी गरीबी का मजाक बना के रख दिया उसने। मेरी वजूद की तराश उस इंसान की नफरत ने की, और वो उसकी बेटी। बदला लेना है मुझे सबसे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम भी उनको उसी तरह तकलीफ दो जिस तरह उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी? लोगे, तुम बदला जरूर लोगे, लेकिन बदला लेने के भी तरीके होते हैं। तुम मेरे सबसे कीमती सिपाही हो। हाँ, जज्बात में थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब अपना मकसद मत भूलना। तुम ही कामयाब होगे। क्यों रो रही हो तुम? कि कैसी जिंदगी है मम्मा? मेरा दिल चाह रहा है कि कोई मेरा गला घोंटे और मैं बैठ जाऊं। मैं नहीं उठा सकती उनकी सियासत का बोझ। आखिर मेरे दोस्तों का कसूर क्या था कि वो मेरी मंगनी पर आए? पता नहीं बाबा ने उनके साथ क्या किया होगा।
जिस पे हमारा कोई इख्तियार ही नहीं है। तुम्हारे दोस्तों का ये कसूर था कि उन्होंने आसिफ पर हमला किया था। तुम जानती हो ना तुम्हारे बाबा कौन है? अगर वो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पसंद आसिफ, मुझे नहीं करनी उससे मंगनी, मुझे मेरी जिंदगी जीनी है। वो तुम्हारा मंगेतर है और तुम ये सब जानती थी। मैंने बस कुछ देर खुली फिजा में सांस लेना चाहिए थी और उन सब ने मेरी मदद की थी। और रही बात तुम्हारे दोस्तों की, आगा साहब ने छुड़वा दिया उनको, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी जगह किसी को नहीं देना चाहते। नाजरीन, यहाँ पर हम देखते हैं कि मंसूर अपने कमरे में बंद पड़ा होता है और यहाँ वहाँ देख रहा होता है और रुबाब को कॉल करने की सोचता है कि मैं अभी रुबाब को कॉल करूँगा और इससे कुछ बातें भी करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रुबाब ने मंसूर को कितना बड़ा धोखा दिया है और मंसूर अंदर से टूट चुका है। मंसूर अंदर से टूटने के बाद ये फैसला करता है कि अब वो इससे बदला लेगा, क्योंकि इसने मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया है। और जैसे ही वो रुबाब की मंगनी पर जाता है और उसे जब ये इल्म होता है कि रुबाब ने मेरे साथ धोखा किया है और जिस तरह रुबाब अपनी दोस्तों के साथ मिली थी और उसके बाद वो जब अपने दोस्तों को उसकी वालिदा ने उसकी मंगनी पर इनवाइट किया था, तो जैसा कि आप जानते हैं कि रुबाब की दोस्त उसकी मंगनी पर आई और मंगनी पर आने के साथ साथ मंसूर ने भी ये फैसला किया था कि वो भी रुबाब की मंगनी पर जाएगा और वहां जाकर देखेगा कि रुबाब की आखिर किसके साथ मंगनी हो रही है और आखिरकार इसने हमारे सामने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। आखिर इसने हमसे क्यों छुपाया कि ये उस बाप की बेटी है जो कि सदियों से हमारे आबाओ अजदाद का खून चूसते आ रहे हैं। और अब इनके खिलाफ जब हमने बगावत शुरू की और जब इनके खिलाफ हम नौजवान मिलकर इकट्ठे हुए और आवाज़ बुलंद की, तो आगा ने अपनी जवान बेटी यहाँ पर दाखिल करा ली और इसकी जवान बेटी ने हमें वरगलाने की कोशिश की। मंसूर और उसके दोस्त तो यही जानते थे और वो यही सोच रहे थे कि आगा की बेटी ने हमारे साथ धोखा किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगा और दूसरी तरफ आसिफ को जब ये मालूम हुआ कि ये वही लड़का है जिसने हम पर हमला करवाया है, तो आगा ने ये फैसला किया कि इसे जेल में बंद कराया जाए और इस पर सख्त से सख्त पर्चा दिया जाए ताकि इसकी सारी उम्र जेल में सड़े। लेकिन दूसरी तरफ जो मुखालिफ पार्टी थी जिसे दादा जान कहा जाता है, वो भी किसी से कम नहीं था, जो कि 10 सालों से जेल में बंद था। उसके ताल्लुकात भी अच्छे थे और स्टूडेंट्स उसके साथ थे। हजारों स्टूडेंट्स ने उसकी पार्टी में रजिस्ट्रेशन भी कराई थी। वो जानता था कि अगर उसकी एक आवाज़ दी जाए तो हजारों स्टूडेंट्स रोड और यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे। और इसी असना में, इसी वजह से और इसीलिए दादा ने भी उसे जेल से आज़ाद करा लिया। आगे आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे और जिस तरह मंसूर को दादा जान ने जेल से आज़ाद करवाया और जेल से आज़ाद होने के बाद मंसूर उसी वक्त दादा जान से मिलने वहां जेल गया। वो मंसूर से कहता है कि मैं जानता तो नहीं था, लेकिन मुझे भनक थी कि ये लड़की तुम्हारे आसपास चक्कर लगाती है। ये सुनकर मंसूर की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं और वो दादा जान से कहते हैं कि दादा जान, मैं इस लड़की पर भरोसा करने लगा था,
आहिस्ता आहिस्ता ये लड़की मेरा भरोसा जीत रही थी। इसने मुझे अपने ही प्यार के चुंगल में फंसा लिया और फिर मुझ के साथ खेलने लगी। मुझे इनसे बदला चाहिए, मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ। जिसके जवाब में आगा जान मंसूर से कहते हैं कि बदला सारों से लेना है या सिर्फ उस लड़की से। जिसके जवाब में वो कहता है कि दादा जान आप जानते हैं ना, ये भी उसी की बेटी है जो कि कई दिहाइयों से हमारे आबाओ अजदाद पर इनके आबाओ अजदाद पै दर पै जुल्म करते आ रहे हैं। इन्होंने हमारी सारी गांव की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद लिया है। हर किसी पर ये जुल्म कर रहे हैं और वही जमीन कौड़ियों के भाव खरीद कर खुद उस पर नहरी निजाम करके हमारे ही किसानों को दोबारा से वो जमीन भाड़े पर दे रहा है। और जब फसल ना हो तो फिर उन पर जुल्म और अत्याचार किया जाता है। मैं तो बचपन ही से आगा जान का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। मुझे तो मेरी रगों में इन खानदान वालों के खिलाफ जो गुस्सा और जो दबदबा भरा हुआ है वो आप अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से जानते हैं। मुझे इनसे बदला चाहिए, मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ। जिस तरह इस लड़की ने मेरे साथ खेल खेला, मैं भी इनके साथ ऐसा ही खेल खेलना चाहता हूँ। मैं इन्हें बताऊंगा कि आखिरकार ये लोग किस तरह गरीबों का खून चूसते हैं। इन्हें भी पता चलेगा, इन्हें भी मालूम होगा कि कैसे तुम लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाते हो। ये सुनकर दादा जान भी खुश हो जाता है कि लड़के के खून में जज्बा है, लड़के के खून में दबदबा है। ये हमारी पार्टी को काफी ज्यादा आगे ले जा सकता है। और दादा जान उसे थपकी देते हुए कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है, बदला जरूर लिया जाएगा। आगा और उसकी बेटी के साथ भी ऐसा सलूक किया जाएगा जिस तरह उन्होंने मेरे शेर के साथ सलूक किया है। मेरी सपोर्ट तुम्हारे साथ हर वक्त रहेगी। जहां तुम्हें मेरी जरूरत पड़े सिर्फ तुमने मुझे आवाज देनी है और मेरे लोग तुम्हारे लिए हाजिर हो जाएंगे। तुम्हें परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है। इसी के साथ आगा यानी कि दादा जान उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और मेरी आवाज का इंतजार करना। मैं तुम्हें गाइडलाइंस दूंगा, उसके बाद ही तुमने पार्टी में जो तब्दीलियां लानी होगी वो तुम लाओगे। ये सुनकर मंसूर के दिल को कुछ ना कुछ तो आगे सबक मिलता है। मंसूर के दिल में अभी भी रुबाब के खिलाफ नफरत और गुस्सा भरा हुआ होता है। वो नहीं जानता कि रुबाब अपने वालिद से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके दिल में जो चीजें भरी हुई है, जो नफरतें भरी हुई है मंसूर के दिल में, वो नहीं जानता कि रुबाब को तो इसके बारे में इल्म ही नहीं था। रुबाब तो जानती थी कि मेरा वालिद, मेरा बाप गरीबों के लिए मसीहा है। वो गांव के लोगों की मदद करता है, गांव के गरीबों को नौकरियां देता है, गांव के विवाहों और छोटी बच्चियों की उन्होंने शादी करवाई है। गांव के लोग आगा जान को मसीहा मानते हैं, लेकिन रुबाब के सामने जब अपने बाप की असलियत सामने आएगी कि मेरा बाप किस तरह गरीबों पर अत्याचार करता है, मेरा बाप किस तरह गरीबों का खून और गोश्त नोच नोच कर खाता है और किस तरह गरीब किसानों की जमीनों पर अपना कब्जा जमाकर उन्हीं जमीनों को दोबारा से उन्हें ठेके पर देकर उनसे पैसे वसूल करता है। रुबाब मंसूर को बताएगी कि मैं तो अपने वालिद को
तुम लोगों का मसीहा मानती थी। मुझे तो बचपन ही से अपने वालिद को मसीहे के तौर पर मेरे सामने रखा गया। मुझे तो कभी भी महसूस नहीं हुआ। मुझे तो इस बात का तब इल्म हुआ जब मैं सरकारी यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया। मैं खुद भी ये नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर आकर अपने वालिद की पहचान के साथ यहाँ पर दाखिला लूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि यहाँ पर मेरे वालिद के चाहने वाले भी हैं और मेरे वालिद के खिलाफ लोग भी हैं। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझसे नफरत से बात करें और लोग मुझसे प्यार से भी बात करें, क्योंकि मैं आगा की बेटी हूँ। मैं ये नहीं चाहती थी। मैं एक सादा सी आम सी जिंदगी यहाँ पर गुजारना चाहती थी। मुझे ये इन बातों का हरगिज इल्म नहीं था। वो मंसूर को बताएगी कि अगर मुझे इस बात का पहले से इल्म होता या मैं इस बारे में जानती कि मेरे वालिद ऐसे हैं तो कभी भी मैं ऐसा नहीं करती। मैंने तुम्हें हरगिज धोखा नहीं दिया है, ये बात तुम दिल से निकाल दो। और जो कुछ हुआ मेरे साथ ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है। वो मेरी शादी आसिफ से इसलिए कराना चाहते हैं कि हमारा जो सियासी निज़ाम है ये पै दर पै चलता आए। मेरे वालिद ये चाहते हैं, मेरे वालिद चाहते हैं कि ये सियासत आगे बढ़ती रहे, क्योंकि मेरा भाई नहीं है और मैं माँ बाप की एक इकलौती बेटी हूँ। इसलिए मेरे वालिद चाहते हैं कि मेरी शादी आसिफ के साथ हो जाए और आसिफ आगे पार्टी के तमाम तर माजरात और तमाम तर काम खुद अकेलौता संभाले। मेरे बाबा की यही ख्वाहिश है और वो यही चाहते हैं, और मैं हरगिज नहीं चाहती कि एज अ पॉलिटिकल मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। मैं तो यही चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी एक सादा इंसान के तौर पर गुजारूं। अगर मैं यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला भी लिया है तो मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले सकती थी। मेरा वालिद के पास इतना पैसा है, उसके पास इतनी दौलत है, लेकिन मैं पाकिस्तान आकर सिर्फ यही देखना चाहती थी कि निचले तबके में जो मुझे बचपन ही से अपने वालिद के बारे में बताया गया है कि मेरा वालिद तो गरीबों का मसीहा है। मैं देखना चाहती थी, मैं ये ऑब्जर्व करना चाहती थी कि मेरा वालिद किस तरह गरीबों का मसीहा है। और मैंने अपने वालिद से छुपकर ही इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है और जिद करके मैंने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। ये सुनकर तब मंसूर को ये एहसास होगा कि रुबाब अपने वालिदैन से बिल्कुल ही चेंज है, वो बिल्कुल ही तब्दील है। उसे ऐसा महसूस होगा कि रुबाब तो मासूम है। उसने जो रुबाब के खिलाफ अपने दिल में नफरत पैदा की थी, रुबाब के खिलाफ जो उसने अपने दिल में नफरतों को जगह दी थी, वो बिल्कुल गलत है। जो उसने रुबाब के बारे में सोचा था कि रुबाब भी अपने वालिद की तरह है और इसके वालिद ने हमारे तक पहुंचने के लिए अपनी बेटी को मोहरा बनाया है, लेकिन ये तमाम तर बातें मोहित सिर्फ इत्तेफाक ही नहीं बल्कि गलत थी। जो चीज़ें और जो सच्चाई जब रुबाब मंसूर के सामने रखेगी तो मंसूर को पहले तो इसकी बातों पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब मंसूर देखेगा कि रुबाब ने जो भी मुझसे कहा है और उसके मुतालिक वो सर्च करेगा तो उसे ये मालूम होगा कि रुबाब बिल्कुल सच कह रही है। रुबाब जो कुछ भी कह रही है ये बिल्कुल इसने सच कहा है। अगर रुबाब ने यहाँ यूनिवर्सिटी में आकर अपनी पहचान छुपाई है तो वो सिर्फ अपने वालिद का रवैया देखना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि उसके वालिद किस तरह गरीबों के लिए मसीहा हैं, और बचपन से जो कान उसके धरे गए थे क्या वाकयातन उन बातों में इतनी सच्चाई है जितनी बचपन से
उसे बताई जा रही है। मंसूर उसे तमाम तर बातें बताएगा, अपने गांव के हालात के बारे में बताएगा, अपने वालिदैन के बारे में बताएगा कि तुम्हारे वालिद किस तरह हमारे गांव पर कब्जा कर रहे हैं, किस तरह निहत्ते और गरीब लोगों से कोड़ियों के भाव जमीनें खरीद रहे हैं और उन जमीनों पर सरकारी बोर्स लगाकर उन्हें दोबारा से आबाद किया जा रहा है। तुम्हारे वालिद हम गरीब किसानों से कहते हैं कि सरकारी कामों में वक्त लगता है, लेकिन जब वो जमीनें खुद खरीद लेते हैं तो दूसरे दिन ही सरकारी काम शुरू हो जाते हैं। वो रुबाब को उसके वालिद की तमाम तर तफसीलात और सच्चाई से आगाह करेगा कि तुम्हारा बाप हमारे गरीबों के लिए मसीहा नहीं बल्कि एक खूनखार दज्जाल या जानवर है। नाजरीन, यहाँ पर हम देखते हैं कि मंसूर अपने कमरे में बंद पड़ा होता है और यहाँ वहाँ देख रहा होता है और रुबाब को कॉल करने की सोचता है कि मैं अभी रुबाब को कॉल करूँगा और इससे कुछ बातें भी करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रुबाब ने मंसूर को कितना बड़ा धोखा दिया है और मंसूर अंदर से टूट चुका है। मंसूर अंदर से टूटने के बाद ये फैसला करता है कि अब वो इससे बदला लेगा, क्योंकि इसने मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया है। और जैसे ही वो रुबाब की मंगनी पर जाता है और उसे जब ये इल्म होता है कि रुबाब ने मेरे साथ धोखा किया है और जिस तरह रुबाब अपनी दोस्तों के साथ मिली थी और उसके बाद वो जब अपने दोस्तों को उसकी वालिदा ने उसकी मंगनी पर इनवाइट किया था, तो जैसा कि आप जानते हैं कि रुबाब की दोस्त उसकी मंगनी पर आई और मंगनी पर आने के साथ साथ मंसूर ने भी ये फैसला किया था कि वो भी रुबाब की मंगनी पर जाएगा और वहाँ जाकर देखेगा कि रुबाब की आखिर किसके साथ मंगनी हो रही है और आखिरकार इसने हमारे सामने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, आखिर इसने हमसे क्यों छुपाया कि ये उस बाप की बेटी है जो कि सदियों से हमारे आबाओ अजदाद का खून चूसते आ रहे हैं। और अब इनके खिलाफ जब हमने बगावत शुरू की और जब इनके खिलाफ हम नौजवान मिलकर इकट्ठे हुए और आवाज़ बुलंद की, तो आगा ने अपनी जवान बेटी यहाँ पर दाखिल करा ली और इसकी जवान बेटी ने हमें वरगलाने की कोशिश की। मंसूर और उसके दोस्त तो यही जानते थे और वो यही सोच रहे थे कि आगा की बेटी ने हमारे साथ धोखा किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगा और दूसरी तरफ आसिफ को जब ये मालूम हुआ कि ये वही लड़का है जिसने हम पर हमला करवाया है, तो आगा ने ये फैसला किया कि इसे जेल में बंद कराया जाए और इस पर सख्त सख्त पर्चा दिया जाए ताकि इसकी सारी उम्र जेल में सड़े। लेकिन दूसरी तरफ जो मुखालिफ पार्टी थी जिसे दादा जान कहा जाता है, वो भी किसी से कम नहीं था, जो कि 10 सालों से जेल में बंद था। उसके ताल्लुकात भी अच्छे थे और स्टूडेंट्स उसके साथ थे। हजारों स्टूडेंट्स ने उसकी पार्टी में रजिस्ट्रेशन भी कराई थी। वो जानता था कि अगर उसकी एक आवाज़ दी जाए तो हजारों स्टूडेंट्स रोड और यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे। और इसी असना में, इसी वजह से और इसीलिए दादा ने भी उसे जेल से आज़ाद करा लिया। आगे आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे और जिस तरह मंसूर को दादा जान ने जेल से आज़ाद करवाया और जेल से आज़ाद होने के बाद मंसूर उसी वक्त दादा जान से मिलने वहाँ जेल गया। वो मंसूर से कहता है कि मैं जानता तो नहीं था, लेकिन मुझे भनक थी कि ये लड़की तुम्हारे आसपास चक्कर लगाती है। ये सुनकर मंसूर की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं
और वो दादा जान से कहते हैं कि दादा जान, मैं इस लड़की पर भरोसा करने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता ये लड़की मेरा भरोसा जीत रही थी। इसने मुझे अपने ही प्यार के चुंगल में फंसा लिया और फिर मुझ के साथ खेलने लगी। मुझे इनसे बदला चाहिए, मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ। जिसके जवाब में आगा जान मंसूर से कहते हैं कि बदला सारों से लेना है या सिर्फ उस लड़की से। जिसके जवाब में वो कहता है कि दादा जान, आप जानते हैं ना, ये भी उसी की बेटी है जो कि कई दिहाइयों से हमारे आबाओ अजदाद पर इनके आबाओ अजदाद पै दर पै जुल्म करते आ रहे हैं। इन्होंने हमारी सारी गांव की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद लिया है। हर किसी पर ये जुल्म कर रहे हैं और वही जमीन कौड़ियों के भाव खरीद कर खुद उस पर नहरी निजाम करके हमारे ही किसानों को दोबारा से वो जमीन भाड़े पर दे रहा है। और जब फसल ना हो तो फिर उन पर जुल्म और अत्याचार किया जाता है। मैं तो बचपन ही से आगा जान का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। मुझे तो मेरी रगों में इन खानदान वालों के खिलाफ जो गुस्सा और जो दबदबा भरा हुआ है वो आप अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से जानते हैं। मुझे इनसे बदला चाहिए, मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ। जिस तरह इस लड़की ने मेरे साथ खेल खेला, मैं भी इनके साथ ऐसा ही खेल खेलना चाहता हूँ। मैं इन्हें बताऊंगा कि आखिरकार ये लोग किस तरह गरीबों का खून चूसते हैं। इन्हें भी पता चलेगा, इन्हें भी मालूम होगा कि कैसे तुम लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाते हो। ये सुनकर दादा जान भी खुश हो जाता है कि लड़के के खून में जज्बा है, लड़के के खून में दबदबा है। ये हमारी पार्टी को काफी ज्यादा आगे ले जा सकता है। और दादा जान उसे थपकी देते हुए कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है, बदला जरूर लिया जाएगा। आगा और उसकी बेटी के साथ भी ऐसा सलूक किया जाएगा जिस तरह उन्होंने मेरे शेर के साथ सलूक किया है। मेरी सपोर्ट तुम्हारे साथ हर वक्त रहेगी। जहां तुम्हें मेरी जरूरत पड़े सिर्फ तुमने मुझे आवाज देनी है और मेरे लोग तुम्हारे लिए हाजिर हो जाएंगे। तुम्हें परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है। इसी के साथ आगा यानी कि दादा जान उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और मेरी आवाज का इंतजार करना। मैं तुम्हें गाइडलाइंस दूंगा, उसके बाद ही तुमने पार्टी में जो तब्दीलियां लानी होगी वो तुम लाओगे। ये सुनकर मंसूर के दिल को कुछ ना कुछ तो आगे सबक मिलता है। मंसूर के दिल में अभी भी रुबाब के खिलाफ नफरत और गुस्सा भरा हुआ होता है। वो नहीं जानता कि रुबाब अपने वालिद से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके दिल में जो चीजें भरी हुई है, जो नफरतें भरी हुई है मंसूर के दिल में, वो नहीं जानता कि रुबाब को तो इसके बारे में इल्म ही नहीं था। रुबाब तो जानती थी कि मेरा वालिद, मेरा बाप गरीबों के लिए मसीहा है। वो गांव के लोगों की मदद करता है, गांव के गरीबों को नौकरियां देता है, गांव के विवाहों और छोटी बच्चियों की उन्होंने शादी करवाई है। गांव के लोग आगा जान को मसीहा मानते हैं, लेकिन रुबाब के सामने जब अपने बाप की असलियत सामने आएगी कि मेरा बाप किस तरह गरीबों पर अत्याचार करता है, मेरा बाप किस तरह गरीबों का खून और गोश्त नोच नोच कर खाता है और किस तरह गरीब किसानों की जमीनों पर अपना कब्जा जमाकर उन्हीं जमीनों को दोबारा से उन्हें ठेके पर देकर
उनसे पैसे वसूल करता है। रुबाब मंसूर को बताएगी कि मैं तो अपने वालिद को तुम लोगों का मसीहा मानती थी। मुझे तो बचपन ही से अपने वालिद को मसीहे के तौर पर मेरे सामने रखा गया। मुझे तो कभी भी महसूस नहीं हुआ। मुझे तो इस बात का तब इल्म हुआ जब मैं सरकारी यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया। मैं खुद भी ये नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर आकर अपने वालिद की पहचान के साथ यहाँ पर दाखिला लूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि यहाँ पर मेरे वालिद के चाहने वाले भी हैं और मेरे वालिद के खिलाफ लोग भी हैं। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझसे नफरत से बात करें और लोग मुझसे प्यार से भी बात करें, क्योंकि मैं आगा की बेटी हूँ। मैं ये नहीं चाहती थी। मैं एक सादा सी आम सी जिंदगी यहाँ पर गुजारना चाहती थी। मुझे ये इन बातों का हरगिज इल्म नहीं था। वो मंसूर को बताएगी कि अगर मुझे इस बात का पहले से इल्म होता या मैं इस बारे में जानती कि मेरे वालिद ऐसे हैं तो कभी भी मैं ऐसा नहीं करती। मैंने तुम्हें हरगिज धोखा नहीं दिया है, ये बात तुम दिल से निकाल दो। और जो कुछ हुआ मेरे साथ ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है। वो मेरी शादी आसिफ से इसलिए कराना चाहते हैं कि हमारा जो सियासी निज़ाम है ये पै दर पै चलता आए। मेरे वालिद ये चाहते हैं, मेरे वालिद चाहते हैं कि ये सियासत आगे बढ़ती रहे, क्योंकि मेरा भाई नहीं है और मैं माँ बाप की एक इकलौती बेटी हूँ। इसलिए मेरे वालिद चाहते हैं कि मेरी शादी आसिफ के साथ हो जाए और आसिफ आगे पार्टी के तमाम तर माजरात और तमाम तर काम खुद अकेलौता संभाले। मेरे बाबा की यही ख्वाहिश है और वो यही चाहते हैं। और मैं हरगिज नहीं चाहती कि एज आ पॉलिटिकल मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। मैं तो यही चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी एक सादा इंसान के तौर पर गुजारूं। अगर मैं यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला भी लिया है तो मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले सकती थी। मेरा वालिद के पास इतना पैसा है, उसके पास इतनी दौलत है, लेकिन मैं पाकिस्तान आकर सिर्फ यही देखना चाहती थी कि निचले तबके में जो मुझे बचपन ही से अपने वालिद के बारे में बताया गया है कि मेरा वालिद तो गरीबों का मसीहा है, मैं देखना चाहती थी, मैं ये ऑब्जर्व करना चाहती थी कि मेरा वालिद किस तरह गरीबों का मसीहा है। और मैंने अपने वालिद से छुपकर ही इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है और जिद करके मैंने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। ये सुनकर तब मंसूर को ये एहसास होगा कि रुबाब अपने वालिदैन से बिल्कुल ही चेंज है, वो बिल्कुल ही तब्दील है। उसे ऐसा महसूस होगा कि रुबाब तो मासूम है। उसने जो रुबाब के खिलाफ अपने दिल में नफरत पैदा की थी, रुबाब के खिलाफ जो उसने अपने दिल में नफरतों को जगह दी थी, वो बिल्कुल गलत है। जो उसने रुबाब के बारे में सोचा था कि रुबाब भी अपने वालिद की तरह है और इसके वालिद ने हमारे तक पहुंचने के लिए अपनी बेटी को मोहरा बनाया है, लेकिन ये तमाम तर बातें मोहित सिर्फ इत्तेफाक ही नहीं बल्कि गलत थी। जो चीज़ें और जो सच्चाई जब रुबाब मंसूर के सामने रखेगी तो मंसूर को पहले तो इसकी बातों पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब मंसूर देखेगा कि रुबाब ने जो भी मुझसे कहा है और उसके मुतालिक वो सर्च करेगा तो उसे ये मालूम होगा कि रुबाब बिल्कुल सच कह रही है। रुबाब जो कुछ भी कह रही है ये बिल्कुल इसने सच कहा है। अगर रुबाब ने यहाँ यूनिवर्सिटी में आकर अपनी पहचान छुपाई है तो वो सिर्फ अपने वालिद का रवैया देखना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि उसके वालिद किस तरह गरीबों के लिए मसीहा हैं और बचपन से
जो कान उसके धरे गए थे, क्या वाकयातन उन बातों में इतनी सच्चाई है जितनी बचपन से उसे बताई जा रही है। मंसूर उसे तमाम तर बातें बताएगा, अपने गांव के हालात के बारे में बताएगा, अपने वालिदैन के बारे में बताएगा कि तुम्हारे वालिद किस तरह हमारे गांव पर कब्जा कर रहे हैं, किस तरह निहत्ते और गरीब लोगों से कौड़ियों के भाव जमीनें खरीद रहे हैं और उन जमीनों पर सरकारी बोर्ड लगाकर उन्हें दोबारा से आबाद किया जा रहा है। तुम्हारे वालिद हम गरीब किसानों से कहते हैं कि सरकारी कामों में वक्त लगता है, लेकिन जब वो जमीनें खुद खरीद लेते हैं तो दूसरे दिन ही सरकारी काम शुरू हो जाते हैं। वो रुबाब को उसके वालिद की तमाम तर तफसीलात और सच्चाई से आगाह करेगा कि तुम्हारा बाप हमारे गरीबों के लिए मसीहा नहीं बल्कि एक खूनखार दज्जाल या जानवर है।